जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 अदद मांग। जी हाँ, आज के क्वेश्चन में 2 अदद मांग होगी, यानी 2 कॉल इन एरियर्स होंगे। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसमें कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। उससे ठीक पहले जो सिखाई थी उसमें 1 अदद मांग थी और उसका जर्नल में लेखा किया था। फिर कैश बुक और बैलेंस शीट उसमें सिखाई गई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के उसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कंपनी के जर्नल लेके अंशों से संबंधित जर्नल लेके सीखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर सीख सकते हैं। फिलहाल आज का क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें 2 अदद मांगे होंगी, यानी कॉल इन एरियर जो है वो 2 हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लिमिटेड कंपनी के पास 10 रुपए वाले यहाँ पर 10 रुपए वाले 20,000 समता अंश थे। यहाँ पर अंशों का नाम भी दे रखा है समता अंश, यानी इक्विटी शेयर यहाँ पर दे रखा है। कंपनी ने 12,000 अंशों को बेचने का निश्चय किया और कंपनी ने 2 रुपए प्रति अंश आवेदन के साथ 3 रुपए आवंटन पर, 3 रुपए प्रथम किस्त पर तथा 2 रुपए अंतिम किस्त पर मांग रखी। सभी किस्तों की मांग की गई और मांगी हुई सभी धनराशि यथा समय प्राप्त हो गई, पर एक अंशधारी जिसके पास 700 अंश थे वह प्रथम तथा अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर सका। उक्त का जर्नल में लेखा करके रोकड़ बही बनाइए तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन या हेडफोन का ज़रूर यूज करें, जिससे सही क्लियर होकर आवाज़ आप तक पहुँच सके। इसके लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाना होता है और वर्किंग नोट्स में हम पहले अलग-अलग लाइन में जो-जो चीज़ों पर धनराशि माँगी गई है उनको लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ वर्किंग नोट्स आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को सबसे पहले लिखा है, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन की धनराशि आती है और एप्लीकेशन की 2 रुपए प्रति अंश के हिसाब से धनराशि और अंश कंपनी ने बेच रही है 12,000। इस तरह से इनकी गुणा कर दी तो एप्लीकेशन पर हमारे पास 12,000 रुपए हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें और साथ ही साथ अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट मान लें तब। इसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट और अलॉटमेंट पर 3 रुपए की मांग की गई है। 12,000 रुपए अंश निर्गमित हुए हैं, तो 12,000 के हिसाब से 36,000 रुपया अलॉटमेंट पर प्राप्त हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए है। 12,000 के हिसाब से 36,000 रुपए यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद फाइनल कॉल पर 2 रुपए है और 12,000 के अंशों के हिसाब से 24,000 यहाँ बनता है। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ 2100 माइनस क्यों हुआ, 1400 रुपए माइनस क्यों हुआ? तो यहाँ पर ये रकम आती है कॉल इन एरियर की। अब कॉल इन एरियर जो था वो 700 अंशों का था, प्रथम किस्त का था, फर्स्ट कॉल का था 3 रुपए के हिसाब से, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी और इस तरह से आया 2100 रुपए। फाइनल कॉल पर 2 रुपए की डिमांड थी, 700 अंशों के हिसाब से 1,400 रुपए, ये प्राप्त नहीं हुआ। दोनों मिला कर के ये 3,500 रुपए बनता है, जो कि प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह से जो ये धनराशि आई है इनको यहाँ पर लेस कर दिया। यहाँ इनको लेस कर दिया गया है। 36,000 में से 2,100 रुपए लेस कर दिए, 33,900 रुपए यहाँ प्राप्त होगा केवल। और 24,000 में से 1,400 रुपए को माइनस कर दिया तो 22,600 रुपए यहाँ पर केवल प्राप्त होगा अंतिम कॉल पर। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमें जर्नल में एंट्री करनी है, क्योंकि कॉल इन एरियर का वर्किंग नोट्स में हमने निकाल लिया और मैंने पिछले जर्नल में भी बताया था कि कॉल इन एरियर के नाम से कहीं भी जर्नल में लेखा नहीं होता है। केवल जो रुपए होते हैं डायरेक्ट घटा करके उसको लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट कॉल पर जो लेखा होगा वो होगा 33,900 रुपये का और फाइनल कॉल पर 22,600 रुपये जब धनराशि प्राप्त होगी बैंक वाले जर्नल लेखे में। जब इसकी मांग होगी तो मांग तो 36,000 फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर मांग 24,000 ही दिखाया जाएगा। तो आइए चलते हैं जर्नल की ओर। तो ये रही हमारे पास जर्नल एंट्री।
अब जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमें धनराशि प्राप्त होती है आवेदन पत्रों के साथ में, तो उसके लिए हम लेखा करते हैं और वो लेखा हमारा होता है फर्स्ट लेखा, क्योंकि डेट नहीं दे रखी है इसलिए यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। और हर लेन देन के लिए आवेदन के भी 2 लेखे होंगे, आवंटन के भी 2 लेखे होंगे, फर्स्ट कॉल के भी 2 लेखे होंगे, फाइनल कॉल के भी 2 लेखे होंगे। यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले एप्लीकेशन की धनराशि का प्राप्त का लेखा हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये पहला लेखा हमारे पास हो रहा है बैंक अकाउंट DR2, क्योंकि समता अंश नाम दे रखा था, नाम नहीं देते तो यहाँ लिख दिया जाता टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ नाम दे रखा था समता अंश, तो समता को इक्विटी बोलते हैं, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जब धनराशि प्राप्त होती है तो बैंक में ही जमा होती है, बैंक को डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जो 24,000 रुपये दे रखा था वो 24,000 रुपये लिख लिया गया। इसके बाद इस और जो नरेशन है वो भी यहाँ लिख दी गई है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इक्विटी और शेयर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी का सेकंड लेखा कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो लेखा होगा वो होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो रुपए थे, जो आवेदन के रुपए थे, उसी को हम पूंजीमंत्रित करते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। इसके बाद अलॉटमेंट का लेखा आता है। अब अलॉटमेंट का लेखा आता है तो मैंने आपको कई बार जर्नल एंट्रीज में बताया है, जो एप्लीकेशन की एंट्री है, जो फर्स्ट नंबर की वो सेकंड पर और सेकंड नंबर की पहले नंबर पर एंट्री को लेकर के आते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। ये सिर्फ क्या करेंगे, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये यहाँ पर मांग की गई है आवंटन की धनराशि की, और पीछे अभी आपने देखा था 36,000 रुपये था, इसकी मांग की गई है। जब ये मांग की गई है तो ये अंशधारियों पर ड्यू हो जाती है धनराशि मांग कर देने पर। नरेशन में हमने इसको लिखा है बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, चाहे तो हम इसके साथ में और भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं ऑन शेयर होल्डर्स। तो इस तरह से हमने, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा है उसका हमें अर्थ समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या लिखा गया है। इसके बाद अब क्या करते हैं, तो इसके बाद जो होता है, अब इस धनराशि को प्राप्त किया जाता है। जब इस धनराशि को प्राप्त करते हैं तब क्या लेखा होता है, तब हमें देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि ये लेखा होगा, और इसके बाद में जो यहाँ का फर्स्ट लेखा है वो होता है दूसरे नंबर पर। ये दूसरे नंबर पर लेखा होगा, तो बैंक अकाउंट DR2, लेकिन एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अलॉटमेंट की धनराशि प्राप्त हो रही है, तो बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 36,000 की मांग थी और 36,000 रुपये यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। तो अब फर्स्ट कॉल की तरफ को जब हम चलेंगे तो फर्स्ट कॉल का लेखा हमारे पास में होगा, तो फर्स्ट कॉल का हमारे पास लेखा होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, अलॉटमेंट का फर्स्ट वाला फर्स्ट नंबर पर ही लेखा किया गया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ मांग की गई है, तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इस धनराशि को प्राप्त किया जाएगा तो सेकंड नंबर का लेखा सेकंड नंबर पर ही आएगा, यानी बैंक वाला लेखा होगा, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर एक देखने की चीज़ है कि जो मांग की गई थी वो 36,000 की गई थी, लेकिन जब यहाँ धनराशि लिखी जा रही है तो 33,900 रुपया ही प्राप्त हुआ, और वही 33,900 रुपया को ही यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यही धनराशि वास्तव में प्राप्त हो रही है। और जो धनराशि नहीं प्राप्त हो रही है कॉल इन एरियर की, उसको यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं जाता है, केवल धनराशि को डायरेक्ट घटा दिया जाता है। कॉल इन एरियर को डेबिट या क्रेडिट कुछ भी नहीं किया जाता है। फर्स्ट कॉल आपने यहाँ पर देख ली है, जो धनराशि प्राप्त हुई, जो ना प्राप्त हुई है उसे घटा करके। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनल कॉल का लेखा। तो लेखा हमारे पास में है
पहले मांग होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और मांग यहाँ पर हुई है 24,000 रुपए की। और जब इसके बाद अब धनराशि प्राप्त होगी, इसकी नरेशन जो होगी, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहाँ पर दे हो गई अंशधारियों पर ये धनराशि। अब ये धनराशि प्राप्त होगी, प्राप्ति का लेखा बैंक वाला ही होता है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पहले भी मैंने अभी बताया, क्योंकि फर्स्ट कॉल की कॉल इन एरियर था वो लेस करके डायरेक्ट रुपए लिख दिए गए। ऐसे फाइनल कॉल का जो कॉल इन एरियर है वो लेस करके डायरेक्ट यहाँ रुपए लिखे जा रहे हैं 22,600, 22,600, जबकि मांग की गई थी 24,000 रुपए की। शुरू में ही मैंने आपको दिखा दिया था वर्किंग नोट्स में कि ये धनराशि को डायरेक्ट इस तरह से घटाकर जो बचेगा वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 कॉल थी जो कि कॉल इन एरियर में बदल गई। ये धनराशि प्राप्त नहीं हुई जिसको घटा करके लिख दिया गया। तो इस तरह से जर्नल में लेखा हो जाता है और ये जर्नल लेखा हमारे पास पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इससे आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। बात आती है इससे आगे की कि अब इससे हमें कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक बनाने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया था कि शुरू से हम चलते हैं और स्टार्टिंग में हमें हर बैंक वाले लेखे को देखना है। जैसा पहला लेखा हमारे पास में हो रहा है, ये हमारा बैंक का लेखा यहाँ पर दिख रहा है हमें। ये यहाँ पर डेबिट है तो हमें कैश बुक में डेबिट ही करना होगा, लेकिन लिखा जो जाएगा वो ये नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ये, यानी अपोजिट वाला लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी इसमें सारा कुछ डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। जिस जिस चीज़ की धनराशि प्राप्त होती है उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कैश बुक की। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम आ चुके हैं कैश बुक की तरफ। इसकी सबसे पहले हम देखें कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई, पहले तो हमें फॉर्मेट हमें मालूम होना चाहिए और केवल इसमें बैंक कॉलम को ही लिया गया है। तो डेबिट पक्ष में सबसे पहले हमने लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है जगह कम होने की वजह से, शेयर वैसे वास्तव में पूरा ही लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर अकाउंट जब लिख रहे हो तब नरेशन में शॉर्ट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ 24,000 प्राप्त हुआ था, वो 24,000 लिख दिया गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस पर 36,000 प्राप्त हुआ था जो लिख लिया गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ 33,900 रुपये प्राप्त हुआ जिसको लिखा गया। फिर आया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 22,600 रुपये, जिसको हमने यहाँ लिख लिया। अब क्योंकि क्रेडिट पक्ष में हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसका कर लिया है टोटल। तो यहाँ पर जब हमने टोटल किया तो ये आया 1,16,500। क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं था, अमाउंट को हमने दोनों तरफ को कॉलम ये बंद करते हैं एक बार में ही, तब टोटल करते हैं। फिर इस टोटल को उठा करके यहाँ लिखा जाता है और इसी टोटल को उठाकर ऊपर लिख दिया जाता है क्रेडिट में, जिसको नाम दे दिया जाता है बाई बैलेंस CD। यानी नगद रुपया जो है वो 1,16,500 आया है जो कि कंपनी के पास है। कैश बुक बन गई। कैश बुक बनाना काफ़ी इजी है। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो चल रहे हैं, बैलेंस शीट का भी आंसर इतना ही आएगा, 1,16,500। पिछली वीडियोज में भी सिखाया जा चुका है बैलेंस शीट को, एक बार फिर यहाँ पर आप सीख सकते हैं। बैलेंस शीट हमारे पास में ये आ चुकी है। बैलेंस शीट स्टार्टिंग के लिए आप लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हम ऑथोराइज्ड कैपिटल के नाम से एक हेडिंग डालते हैं और इसमें लिखा जाता है, इसका जो विवरण लिखा जाता है वो लिखा जाता है पर्टिकुलर इसका, कि जितने भी कंपनी के पास में अंश थे कितने रुपए के हिसाब से थे, एक शेयर कितने का था। और वही हमने यहाँ पर लाइन लिखी है हेडिंग के बाद में, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट्स 10 ईच। इसके हिसाब से ये 2 लाख रुपए के शेयर हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग हम यहाँ पर लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी, जनता ने कितने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं और वो किस रुपए से निर्गमन किया गया था। तो यहाँ पर कंपनी ने 12,000 अंशों का निर्गमन किया था और 10 रुपए के हिसाब से इसको बेचा था कंपनी ने। इसके लिए लाइन लिखी गई 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट्स 10 ईच, जिसके हिसाब से ये 1,20,000 रुपए के शेयर
कंपनी बेच रही है। और इसको अंडरलाइन कर दिया है, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा है जोड़ने में या माइनस करने में। तीसरा फिर हम हेडिंग डालते हैं और वह हेडिंग कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी मांगी गई धनराशि, कि कितनी धनराशि की मांग की जा चुकी है और उसमें से भुगतान कितना हो चुका है। क्योंकि कंपनी ने सभी मांगें मांगी हैं, तो सभी मांगें यानी 10 रुपए के हिसाब से सारी मांगें सब प्लस हो जाती हैं। सब मांगों को जोड़ दें तो 10 रुपए बैठता है। तो 12,000 अंशों पर ही मांग की गई है, इसलिए 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रेट्स 10 ईच। और इसके रुपए जो है वो अ, विवरण में इसमें लिखा जाएगा, जो लायबिलिटीज का विवरण है वो जो लिखा जाता है उसमें यहाँ लिखा जाएगा ये 1,20,000 ये बनता है 12,000 की 10 से गुणा करके। जो यहाँ लिख भी गया है वो उसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से कट कर दिया था ये। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये मान करके चलें आप कि यहाँ कुछ भी धनराशि लिखी हुई ये नहीं है। इसके बाद लेस कर देते हैं कॉल इन एरियर को, लेस कॉल इन एरियर। लेकिन जब हम लेस करेंगे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट जो भी कुछ होता है कॉल, उन सबको जोड़ करके तब यहाँ पर हम माइनस करते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है 3,500 रुपये, 2,100 और 1,400 रुपये, इस तरह से कॉल इन एरियर के थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के, दोनों प्लस करके 3,500 हुआ। इस 1,20,000 में से लेस कर दिया तो ये धनराशि आई है 1,16,500 और कैश बुक का भी इतना ही आंसर आया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस धनराशि को जो 1,16,500 आया है एसेट्स पक्ष में लेकर के हम जाएंगे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो देख लिया होगा यहाँ पे ये धनराशि को इसी को लेके गए और जो धनराशि यहाँ पर आई है उसी धनराशि को हमने एसेट्स में लिख दिया, क्योंकि इतने ही रुपए की अब ये संपत्ति बन चुकी है और संपत्ति कैश के रूप में यहाँ लिख दिया जाएगा कैश एट बैंक। इस तरह से बैलेंस शीट भी हमारे पास तैयार है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर इन चीज़ों को सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।